उसके बाबा ने उसको इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो वहाँ से भागी नहीं। मैं बोलती हूँ ना कि मैदान छोड़कर भागना कायरता है, बाबा ने सिखाया नहीं है, इसीलिए मैं कभी निकली ही नहीं उस सिचुएशन से। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये थॉट प्रोसेस की हैं। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम जिस अपब्रिंगिंग में बड़े होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि दुनिया वैसी ही है। नाथ देवलालीकर एक एमएलए था, जातिवाद के ऊपर बरसों से लड़ता आ रहा था। वो लोगों में एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहा था अपनी बेटी के थ्रू। एक प्रयोग किया उसने कि अगर मैं अपनी किसी छोटी जाति के व्यक्ति को अपना दामाद बना सकता हूँ तो कोई भी अपना सकता है, और एक दूसरे को अपनाने से ही शायद ये जातिवाद खत्म हो जाएगा। बट नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीपीएम टाइम्स में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में। आपको बता दूं यहाँ पर नाटकों द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम जो है कन्यादान है। जी हाँ, इस नाटक में ये बताया जा रहा है कि महिलाओं का, बेटियों का किस तरीके से कन्यादान किया जाता है, कन्यादान के बाद क्या क्या समस्याओं महिला को झेलनी पड़ती है। तो इसके जो निर्देशक है वो है अमूल्य जी और इसके जो आलेखक है वो विजय तेंदुलकर जी, जिन्होंने कन्यादान को लिखा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है नाटकों द्वारा। आप कहेंगे तो मान जाएंगे। आप रुकिए कि मैं रुक जाएंगी। नहीं, पापा मना कर दीजिए। लड़की का ख्याल यही वजह थी। हम अध्यक्ष थे, हमें भाषण देना था वहां पर। इसीलिए गए थे बाबा कि आपको डर अगर नहीं जाऊंगा तो अरुण मुझ पर और अत्याचार करेगा। नहीं, वो कंसिडरेशन नहीं था। यही कंसिडरेशन था बाबा। मैं भले ही मर जाती, पर आपने ये एहसान क्यों किया मुझ पर? एहसान कैसा बेटा? हम एक ही घर के तो हैं। नहीं बाबा, मैं इस घर की नहीं हूँ। अच्छा, फिर किस घर की हो? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर की हूँ बाबा। मैं उसकी हूँ जिसे आप लोग अछूत समझते हैं। मैं उसकी हूँ जिसे देखकर आपका पाक साफ मन नापाक हो जाता है बाबा। मैं उसकी हूँ। ये तुम गलत कह रही हो। जो अरुण जी का हमेशा इस घर में एक लेखक के रूप में सम्मान किया गया है। झूठ मत बोलिए बाबा। सुना मैंने आपके उबाड़े के भाषण में कैसे आप जब जब उसकी तरफ देखते थे आपकी निगाहें जहर टपकाती थी। देखो, हमें अरुण जी से कोई दिक्कत नहीं है। हमें तकलीफ है उनके अंदर पल रही उन प्रवृत्तियों से बस। प्रवृत्तियों से? मनुष्य नहीं, उसके अंदर पल रही प्रवृत्तियों से नफरत कर, क्योंकि बुरा मनुष्य नहीं होता, बुरी होती है उसके अंदर की प्रवृत्तियां। यही सिखाया है ना बाबा आपने हमें। सब फरेब है बाबा, दूर तो भी बकवास है। और ये सब जानने के लिए आपकी वजह से मुझे 20 साल लग गए बाबा। अपने अनुभव के बल पर सीखना पड़ा। वरुण अठोले नाम के आदमी से मिलना पड़ा। जब शराब के नशे में धुत होकर मेरे पास आता है ना, उस समय आई है कभी हिम्मत हो तो। शुरू में मैं पागलों की तरह उस अरुण को ढूंढा करती थी, ये सब पूरी प्रवृत्तियों के परे। मेरे अनुभवों ने मुझे सिखाया बाबा कि ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। राक्षस भी अरुण होता है, प्रेमी भी, जानवर भी अरुण होता है, और कभी भी बताइए ना बाबा, किस पशुता को जड़ समेत नष्ट करूं मैं और किस भगवान को जड़ जगाऊं? क्योंकि इन सबको मिलाकर ही अरुण बना है और ऐसे ही मुझे स्वीकार करना है।
आपकी जान गंवाते रहेंगे। और आप भगवान के अंदर, मनुष्य के अंदर के भगवान को जगाते हुए आराम से जिएंगे। यही सत्य है बाबा, यही बताने आई थी। आई प्रकाश, माफ कर देना, तेरे जीवन की निकल जाए। जैसे कोई भी मेरे घर में आए, छुट्टी मेरी डिलीवरी होती है, मेरा आई विधवा नहीं हूँ मैं, वो भी जाऊंगी तो यहाँ नहीं आऊंगी। जो तुम कहीं मत जाओ, तुम बैठो ना, हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सब बढ़ जाएगा। बात करें मामा की बात क्योंकि बैठना, बैठना बाबा इसलिए तो आप अंदर ले जा रहे हैं बाबा। तो मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अमूल्य जी मौजूद है। आज आपको बता दूं कि आज यहाँ पर कन्यादान को लेकर के इन्होंने नाटक प्रस्तुत किया था, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला। इनके बारे में जानेंगे कि कितने टीम का सहयोग रहा है और कब से ये चीज़ करते हुए चले आ रहे हैं। अमूल्य जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। थैंक यू। अमूल्य जी, जो आपने ये कन्यादान का जो आज यहाँ पर नाटक प्रस्तुत किया है, इसके बारे में जानना चाहूँगी, आपने कन्यादान ही नाम क्यों चुना? नहीं, देखिए, नाम मैंने नहीं चुना, नाम तो विजय तेंदुलकर जी ने रखा। मराठी लेखक हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े कद के लेखक हैं। उन्होंने ये नाटक लिखा था कन्यादान, जो जातीयता और उसके ऊपर आधारित है, तो उन्होंने ही इसका नाम कन्यादान रखा। तो यस, फिर उसके टाइटल को लेना हमारा जिम्मेदारी है, तो बस वही चल रहा है। तो सर, सबसे पहले मैं कन्यादान में जो उन्होंने लिखा था उसके बारे में जानना चाहूँगी कि उस बुक्स में क्या क्या शब्दें थी, क्या किसके बारे में बताया गया था जो आपने आज यहाँ पर प्रस्तुत किया था? जातिवाद को लेकर है। जातिवाद मिटना चाहिए, उसका भेद मिटना चाहिए, उसको लेकर एक परिवार की कहानी है। किस तरह से एक परिवार की बेटी दूसरी जाति में, उससे नीचे की जाति में शादी करती है और किस तरह से उस घर परिवार का, लोगों का सारा सिनेरियो बदल जाता है, उसको लेकर एक कहानी है। और मैसेज भी है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों के हिसाब से, इस हिसाब से। अच्छा, एक आप पिता भी थे उसमें और दूसरा आप नेता का किरदार भी निभा रहे थे। तो एक हर जगह ये देखा जाता है, अगर मैं कास्ट के बारे में बात करूं, कि एक बाप अपनी लड़की को अपने ही कास्ट में देता है, लेकिन नेता के तौर पर आपने अदर कास्ट में दिया अपनी बेटी को, और पता था आपको कि लड़की के साथ इतने अत्याचार हो रहे, उसके बावजूद भी आप सहन कर रहे थे। ये वजह जानना चाहूँगी। नाथ देवलालीकर एक MLA था, जातिवाद के ऊपर बरसों से लड़ता आ रहा था। वो लोगों में एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहा था, अपनी बेटी के थ्रू एक प्रयोग किया उसने कि अगर मैं अपनी किसी छोटी जाति के व्यक्ति को अपना दामाद बना सकता हूं तो कोई भी अपना सकता है, और एक दूसरे को अपनाने से ही शायद ये जातिवाद ख़त्म हो जाएगा। बट प्रयोग उल्टा हो जाता है और वो सफल नहीं होता, जिसमें जो नाथ देवलालीकर है एक बाप के रूप में हार जाते हैं। नेता के रूप में भले ही शायद उनकी विजयी हो जाती है कि वो शादी करवा देते हैं, लेकिन पिता के रूप में नाथ देवलालीकर हार जाते हैं। अंत में यही मिलता है देखने को। अच्छा, जैसे आपने कहीं ना कहीं नाटक के थ्रू एक संदेश दिया है कि बाप बेटी को कहीं कन्यादान करने से पहले 10 बार सोचे। वो तो नॉर्मल है, सोचना ही चाहिए। कन्यादान का मतलब अगर आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो नाटक में समझ में आता है कि नाथ देवलालीकर ने कन्या को दान कर दिया एक्सपेरिमेंट के चलते, सोशल एक्सपेरिमेंट किया, और कन्या को, बेटी को, अगर बेटी एज ए फादर डिसीजन लेता तो शायद नहीं करवाता, लेकिन हाँ एक नेता के रूप में फैसला लिया और गड़बड़ का हो गई। तो हाँ, ये है कि ठीक है, अब कहीं भी आप शादी ब्याह करेंगे तो यस ऑब्वियसली सोचना चाहिए, एक फादर के रूप में, किसी और रूप में नहीं। जैसे कहीं ना कहीं आपकी वाइफ भी आपको समझा रही थी उस नाटक में, लेकिन आप फिर भी नहीं माने
आपके दिमाग में जो था नेता का भूत था। हाँ, उस वक्त नाटक के बीच हाफ में नाथ देवलालीकर एक नेता के रूप में ही बात करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे नाटक की परतें खुलती हैं, परिस्थितियां सामने आती हैं, तो एक बाप आगे आता है और उसको पता लगता है कि वो फैसले गलत ले चुका है। एक नेता के रूप में यकीनन उसके फैसले शायद सही रहे होंगे, लेकिन एक बाप के रूप में वो हार जाता है, और ये बात सेकेंड हाफ में नाटक के उसको समझ में आ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें ये देखा जा रहा है कि एक बाप जो है अपनी बेटी को उसने कुर्बान कर दिया, नेता जब बना था बाप एक। हाँ। यही चीज एक नेता के रूप में उसने अपनी बेटी को केवल एक प्रयोग की वस्तु जाना और बेटी ब्याह दी, बजाय बगैर ये सोचे हुए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब परिणाम आए, रिजल्ट आए, तो यकीनन उसके सामने जो चीज़ परिस्थिति आई उसने उसको एक बाप के रूप में कमज़ोर कर दिया। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है उस मासूम बच्ची के साथ? हाँ, ऑब्वियसली गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, किसी भी की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहानी है और कहानी देखकर ही हम सबक लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वही है बस। चलिए, तो एक हमने बेटी के बाप थे लेकिन एक नेता थे सबके सामने, इन्होंने एक बेटी को कुर्बान कर दिया, ऐसे लड़के से शादी करवा दी। एक छोटे कास्ट के थे लेकिन पता था उसके बारे में कि क्या है, मेरी लड़की अत्याचार झेल रही है, लेकिन बाप का दिल कमज़ोर होता है। लेकिन समाज के सामने एक बड़े बड़े नेता थे, लेकिन जनता के सामने जाना था, जनता के बीच रहना था, इसलिए इन्होंने अपने बेटी को कुर्बान कर दिया। लेकिन माँ का दिल जो होता है बहुत ही नरम होता है। तो उस नाटक में माँ का किरदार निभाने के लिए मेरे साथ सिमरन जी मौजूद है, ये माँ का किरदार निभा रही थी। इनसे बात करेंगे कि जब बाप ने अपनी मासूम बच्ची को अरुण जी के हवाले कर दिया, उनसे शादी कर दी, तो क्या कुछ इनके मन में उस समय सवाल चल रहा था। तो मैम, एक माँ का किरदार निभा रही थी आप, और आपने 10 बार समझाया भी अपने हस्बैंड को कि अरुण अच्छा नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। फिर अपने आप को कैसे समझाया था आपने? एक विश्वास होता है लड़की को अपने फादर पे होता है, एक वाइफ को उसके हस्बैंड पे होता है। बिकॉज हम आज बहुत ज़्यादा इक्वलिटी की बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक रिलीफ रहता है सब लड़कियों को भी। आप भी लड़के आप रिलेट कर पाते कि पापा होते हैं तो लगता है कि हाँ पापा संभाल लेंगे, हस्बैंड होते तो लगता है हाँ ये संभाल लेंगे। तो मुझे भी वो भरोसा था कि हाँ चलो घर में ये हैं तो ये देख लेंगे, और कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ये संभाल लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अश्योर नहीं थी, क्योंकि जो फेस मैंने अरुण का देखा था वो इन्होंने नहीं देखा था। वो गाली जो उसने गाली दी थी कि तुझे झाट बराबर नहीं मालूम है, शराब चुआने का धंधा करेंगे, वो मेरे साथ सीन हुआ था, मेरे साथ और जो मेरा बेटा प्ले कर रहे थे जयप्रकाश ध्रुव गेरा, उनके साथ इस चीज़ हुई थी। तो हम इस चीज़ को लेके श्योर नहीं थे। लेकिन जब हम नाथ जी को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने उसका वो रूप देखा ही नहीं। वो सोशल वेलफेयर का भी काम करते हैं, तो उनको तो डेली ऐसे लोगों से पाला पड़ता है, और डेली वो ये सोचते हैं कि हाँ चलो बदल देंगे, क्योंकि वो सिर्फ उस टाइम नेता की मेंटालिटी से सोचते हैं। लेकिन जब बाद में उनको भी दिखता है कि उनकी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, तब उनका सोच ट्रांसफॉर्म होता है। तो कहीं ना कहीं तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ रहा होगा उस समय, जब आपकी बिटिया के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। आपने फिर भी समझाने की कोशिश नहीं की अपने हस्बैंड को? मैंने कोशिश जितनी मैं कर सकती थी की। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी ये हो गया था कि अब चीज़ें हो गई हैं, अब इसी को सुधारने की कोशिश करते हैं। मेरा स्टैंड पहले से था कि ये शादी है ही नहीं है, शादी होती ही नहीं है, इस तरह से चीज़ें चलती नहीं है। लेकिन अब क्योंकि हो चुकी है शादी, तो अब क्या किया जाए, क्योंकि मेरी बेटी खुद भी अपने लिए स्टैंड लेने को तैयार नहीं थी, मेरे हस्बैंड चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो सेवा कहीं ना कहीं जाके वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ली थी एक पॉइंट पे कि ठीक है अब जो चल रहा है चलने देते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं उसका पूरे देखभाल करूंगी, मैं देखती रहूंगी उसे कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मन उसका टूटा हुआ शुरुआत से और एंड तक टूटा हुआ ही रहता है, वो इस रिश्ते के लिए अप्रूव करती ही नहीं है। अच्छा, ये रिश्ता कौन लेकर के आता है? लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज है? एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये थॉट प्रोसेस की हैं। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम जिस अपब्रिंगिंग में बड़े होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि दुनिया वैसी ही है। तो ज्योति भी अपने फादर से जो सीख के बड़ी हुई कि बेटा इंसान गलत नहीं होता है, उसके अंदर की चीज़ें गलत होती है, आप उसको बदल दोगे इंसान अच्छा हो जाएगा। तो ज्योति भी अरुण में यही चीज़ ढूंढने की कोशिश करती है, वो एक रिवोल्यूशनरी काम करने की कोशिश करती है कि जो बाबा ने सिखाया अब टाइम है उसको इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ से गलती हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ से गलती, तो ये तो आपको पहले से पता होगा ना इसके बारे में कि अरुण इस तरीके से है, उसके बावजूद भी आपने कन्यादान कर दिया?
क्योंकि मैंने अगेन आपसे कहा कि मुझे कहीं ना कहीं एश्योरेंस थी, मेरे पति हैं मेरे साथ, मेरे पति होंगे तो सब देख लेंगे, वो एक एश्योरेंस थी मेरे पास, और ये एश्योरेंस हर औरत को होती है। लेकिन पति ने ही बेटी को कुर्बान कर दिया। बिल्कुल, इसलिए वो एंड में जाके उससे लड़ती भी है कि आपने जो किया वो सही नहीं किया। वो हर पॉइंट पे उसको रियलाइज़ कराती है कि आपने जो किया वो सही नहीं किया, आपने जो किया वो सही नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि बेटी भी स्टैंड नहीं ले रही है तो वो फंस जाती है, वो कहाँ जाए, बाप की तरफ जाए, बेटी की तरफ जाए। तो वो ये डिसाइड करती है कि वो दोनों तरफ मैनेज करेगी, लेकिन अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, उसके साथ हर स्थिति में वो खड़ी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्टार्टिंग से ही अपने बाप के आदर्शों पे पली बड़ी है, वो वही चीज़ें उसने देखी है और वही वो स्वीकार करती आई है। इसीलिए जो उसकी सिचुएशन थी उस टाइम पे, ज्योति वहाँ से बाहर नहीं निकली, क्योंकि उसके बाबा ने उसको इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो वहाँ से भागी नहीं। मैं बोलती हूँ ना कि मैदान छोड़कर भागना कायरता है, बाबा ने सिखाया नहीं है। इसीलिए मैं कभी निकली ही नहीं उस सिचुएशन से, क्योंकि मुझे बाबा की बात रखनी थी। अच्छा, माँ समझाती रही थी आपको कई बार कि छोड़ दे आधे। एक उसमें लाइन थी, वो देखा था मैंने, कि उसमें आपके मम्मी और आपके भाई आपको रोक रहे थे कि मत जाओ, लेकिन आपके पिता ने कहा वही तेरा अपना घर है। आप एक ही बार उनके आपके पिताजी ने कर, आप तुरंत ही चली। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं वो पापा की लाडली होती हैं, वैसे ही इसमें भी था। ज्योति अपने बाबा की बहुत लाडली थी। आपने नोटिस किया होगा कि हर बार नाटक में जो बाबा हैं वो जयप्रकाश को चाय बनाने को बोलते हैं, ज्योति को नहीं बोलते कि आप मेरा ये काम कर दो या आप जाइए चाय बना के लाइए। वो ज्योति को अपने करीब ही रखते हैं ज़्यादातर। तो ज्योति का नाथ के साथ, अपने बाबा के साथ एक अलग अटैचमेंट थी, जो सिर्फ वो दोनों ही समझते थे। माँ रोकती रहती थी, ऐसा नहीं माँ से अटैचमेंट नहीं थी, बट बाबा से अलग ही अटैचमेंट थी उस डॉटर की। तो इसीलिए ज्योति रुकी ही नहीं कभी। बाबा का ही वैलिडेशन, बाबा का ही परमिशन उसको लगता था कि वही चाहिए उसको, वही होनी चाहिए उसके पास। अच्छा, जब आपका रिश्ता आया था आपके उस अरुण का, तो आपने एक बार भी इनकार नहीं किया कि मुझे नहीं करनी है इससे शादी? देखिए, एक्चुअली ये नाटक ना मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हम उसी को इनैक्ट करते हैं जो हमें एक स्क्रीन प्ले मिलता है, जो हमें एक रिटन वो मिलता है, और वो रिटन बहुत सारी चीज़ों को सिंबलाइज करता है। आप ये देखिए, जब ये नाटक लिखा गया तो ये नाटक अभी 21st सेंचुरी का नाटक नहीं है, ये 1960s की बात कर रहे हैं हम। और जब हम 1960s की बात करते हैं, जब अगर माँ बाप अपने खुद की मर्जी से किसी लड़की की शादी करा देते और अगर वो फिर भी पिटती है तो भी माँ बाप स्वीकार नहीं करते लड़की को वापस। बहुत सारी चीज़ें होती है, सोसाइटी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं नाटक रिटन उसमें देखूँ तो आई थिंक इट वॉज ऑल जस्टिफाइड। हर एक चीज़ की जस्टिफिकेशन थी और सब कुछ करेक्ट था। तो मैं मौजूद थी दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में, जहाँ आपने मेरे साथ देखा कि नाटकों द्वारा कन्यादान नाटक जो प्रस्तुत किया गया था, उसका मेन लेखक जो थे, निर्देशक जो थे, वो अमूल्य जी थे, और जो पूरा किरदार जो निभा रही थी वो ज्योति जी थी। मतलब इसमें पूरी तरीके से कहानी में ये बताया गया था, एक पिता ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। पिता के साथ साथ वो एक नेता भी था, लेकिन दिमाग में नेता होने के चक्कर में उन्होंने अपनी बेटी को एक ऐसे लड़के से उन्होंने शादी कर दी जो लड़का ना तो सही था, हमेशा अपनी बेटी को, उसकी बेटी को मारता रहता था। इस कहानी में इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए PPM टाइम्स। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन ललित के साथ।